हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब लोग मज़े में होंगे। आपके लिए आज बेटा लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नंबर 2। आप सभी ने, जिन बच्चों ने वीडियो नंबर 1 देख ली है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन उनके लिए जिन्होंने अभी नहीं भी देखी है थोड़ा सा मैं रिकैप कराऊंगा वीडियो नंबर 1 में हमने क्या सीखा उन कॉन्सेप्ट्स को। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने से पहले बेटा थोड़ा सा आज आप लोगों से और बात कर रहा हूँ 2-4 मिनट की। उसके बाद में फिर ट्रिग्नोमेट्री पे सीखने सिखाने का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। आगे बढ़ाएंगे पिछली वाली वीडियो से। अभी आपको ये बता दूं बेटा कि मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, दिल्ली गवर्नमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर मैथमेटिक्स था। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है वहाँ से, क्योंकि मैं समाज की कुछ सेवा अपने मन से अपने ढंग से करना चाहता था शिक्षा के माध्यम से। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मुझे इनविटेशन है, जहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट है आने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। उसमें से एक प्लेटफॉर्म ये है बेटा विक्की सर क्लासेस। यहाँ पर भी मेरे पास बहुत समय से रिक्वेस्ट आई हुई थी कि यहाँ पर बच्चों के भले के लिए आप कुछ काम करें, तो वो मैंने शुरू कर दिया बेटा। अब इसमें आप जब वीडियो देखते हैं, जो आपको वीडियो में अच्छा लगे उसके लिए कमेंट लिखिए, जो आपको डाउट्स हों अपने डाउट्स को बेटा कमेंट में लिखिए कि ये हमारे डाउट्स हैं। और बेटा जो आप चाहते हैं कुछ सुझाव देने कि सर प्लीज़ ऐसा और करें, ये तो बहुत अच्छा समझ में आया लेकिन अगर ऐसा और कर दें तो हमें और आसानी होगी, तो वो भी आप बेधड़क खुल करके लिखें। और बहुत सारे जो और प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कुछ में जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, है ना बेटा, जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है, उन बच्चों का भला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विक्की सर क्लासेस पर, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, यहाँ वीकर से वीकर सेक्शन का भी, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शंस का भला नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा बेटा, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का स्पेशली भला इसलिए होगा कि ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है बेटा, फ्री में आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता अपने बारे में, वो तो आप लोग कहेंगे और बच्चे कहेंगे कि कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। अपने लेवल पर आपको बेस्ट समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा बेटा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि यहाँ पर आपसे डायरेक्टली हमें कोई भी किसी भी फॉर्म में मनी, पैसा तो नहीं लेना है, लेकिन प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छे तरीके से काम करने के लिए थ्रू योर लाइक्स, योर शेयर्स, योर कमेंट्स। ठीक है, ओके बेटा। सिर्फ इस छोटी सी बात के साथ एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बहुत सारे स्कूल्स हैं दिल्ली में, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जो हैं, स्कूल्स जो हैं, वहाँ पर मैं हेड ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था। उससे करीब करीब समझ लीजिए डिपार्टमेंट में मैंने 35 साल की सेवा डिपार्टमेंट को दी। उससे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके साथ भी मैं जुड़ा रहा। केडीबी पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से मैं जुड़ा रहा, और कई प्राइवेट स्कूल्स से जो बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं उनसे जुड़ा रहा हूँ बेटा। और अब रिटायरमेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ सेवा, कुछ समाज की सेवा शिक्षा के माध्यम से मैं अपने मन से अपने तरीके से करना चाहता हूँ। हर सिस्टम में कुछ बाउंडेशंस होती हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी हो सकती हैं, पर हो सकता है मुझे अच्छी ना लगती हो। तो उन सबको किनारे करते हुए पूरे तरीके से अपने मन से, अपनी स्वतंत्रता से समाज की शिक्षा के माध्यम से सेवा करने के लिए अब मैंने ये रिटायरमेंट लिया है और उस तरह से मैं सेवा करूँगा। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। वीडियो नंबर 2 आज है, और बेटा इसमें पहले हम वीडियो नंबर 1 में जो किया है उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नंबर 1 में मैंने आप लोगों से ये बातचीत की थी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को स्टडी करते हैं, और उसमें मैंने ये आपको बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसी एंगल के लिए डिफाइंड होता है। मान लीजिए मैं थीटा एंगल के लिए डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बता दिया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं। जो नहीं जानते हैं, डाउट है इतना सा भी, छोटी छोटी चीजें भी नहीं मालूम है, वीडियो नंबर 1 को पहले देखें, उसके बाद वीडियो नंबर 2 को देखें। ठीक है बेटा, तो उसमें बात की थी कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बेटा आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और उसमें यह भी क्लियर कराया था कि 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसके सामने की साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे होते हैं
उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। और जो थर्ड साइड बच गई बेटा, जो 90 डिग्री वाली वर्टेक्स और थीटा एंगल वाली वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, उसको हम बेस बोलते हैं। तो यहां पर यह समझ लीजिए बेटा कि अगर मान लीजिए हम इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं इस एंगल के लिए, से दिस इज अल्फा, और मैं मान लीजिए साइन अल्फा की बात करना चाहता हूं या कॉस अल्फा की बात करना चाहता हूं या टेन अल्फा की बात करना चाहता हूं। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि मैं अल्फा एंगल के लिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूं। अल्फा एंगल मेरा बेटा ये वाला एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड है अब उसको परपेंडिकुलर लिया जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती ही है, और जो थर्ड साइड बच गई है बेटा वो बेस होगी। तो इन दोनों को कंपेयर करके आप ये देख सकते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती ही होती है, लेकिन जो बाकी दोनों साइड बच गई हैं उसमें कौन सी परपेंडिकुलर होगी कौन सी बेस होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा बच्चों कि हम किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर हम इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने की ये साइड बेटा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर ये सिलेक्शन आपने ठीक किया है, डेफिनेशन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको क्लियर हैं, तो आपको कहीं कोई डाउट बेटा नहीं हो सकता है। ये बेसिक रिकैप था, बेसिक रिवीजन था लास्ट क्लास का। ठीक है, हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, जिसमें कि आप जानते हैं 30 डिग्री बेटा, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज होती हैं ये भी हमने डेराइव किया था, है ना। आप बाद में उनको याद कर लेंगे, लेकिन कैसे वो आई उनका डेरिवेशन भी हमने किया था। जिस भी बच्चे को इस पर डाउट हो वीडियो नंबर 1 देखें बेटा। अब हम आगे चल रहे हैं बेटा, आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो लास्ट क्लास में हमने सीखा उस पर किस तरह के क्वेश्चंस हमें करने को मिल सकते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन में ले रहा हूं, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। मान लीजिए ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब बेटा यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझना है कि ये जो लिखा हुआ है ना यहां पर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री उसका स्क्वायर। इसका मतलब है बेटा स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री। कोई भी बेटा टी रेशो हो, कोई भी टी रेशो हो, टी रेशो माने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, वो किसी एंगल के लिए होगा, ऑफ सम एंगल। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने कौन से टी रेशो की बात की, साइन की, और किसी एंगल के लिए, एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए बेटा जो साइन है, 45 डिग्री के लिए जो साइन की वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर, ये इसका मतलब है बेटा। अब नेक्स्ट बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है, कॉस फॉर एंगल 60 डिग्री, कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री उसका स्क्वायर बेटा। और यहां तो सीधे सीधे tan 45 डिग्री बेटा लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, हम अभी काम कर रहे हैं आपके लिए। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप लोग टेबल से भी देख सकते हैं, हमने कल आपको बताई थी, लास्ट क्लास में हमने आपको बताई थी बेटा, ये 1/√2 होती है, तो इसका स्क्वायर, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। ध्यान दीजिए, ये 1/√2 होती है, ये 1/2 होती है, उसका स्क्वायर, और बेटा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, अब यहां से जरा आगे चलते हैं। 1/√2 का स्क्वायर होता है बेटा 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, और ये आपका बेटा -1। ठीक है बेटा, इसे 1/1 लिख लेते हैं, एलसीएम ले लिया मैंने बेटा 4, ये आ गया 2, ये आ गया 1, और ये आ गया 4। ठीक है बेटा, 3 - 4 दैट मीन्स -1/4 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, जो हमें दिया गया था एक्सप्रेशन कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू निकल कर बेटा क्या आई है, इसकी वैल्यू निकल कर आई है -1/4। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।
अब देखें बेटा ध्यान से, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan क्यूब 30 डिग्री माइनस साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। देखो बेटा, इसका मतलब है tan ऑफ एंगल 30 डिग्री। जैसे ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आप करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर कौन सा है? tan। ठीक है, एंगल क्या है यहां पर? 30 डिग्री। ठीक है बेटा, tan 30 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी उसका क्यूब माइनस साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री उसका क्यूब और प्लस tan 30 डिग्री एज इट इज। tan 30 डिग्री का कोई स्क्वायर या क्यूब बेटा नहीं करना है। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 इसका क्यूब। इसके बाद बेटा साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इसका क्यूब और tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 1/√3। ठीक है, ये हो गया बेटा 1/3√3 और ये हो जाएगा आपका 1/2√2 और ये बेटा 1/√3। वैसे वैल्यू सारी आ चुकी हैं, लेकिन बेटा इसका अगर और आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। हम बेटा एलसीएम लेंगे, यहां पर एक कॉमन मल्टीपल यहां पर लेना चाहेंगे और वो कॉमन मल्टीपल हम ले सकते हैं बेटा 6√6। 6√6 ध्यान दीजिए, 6√6 को ऐसे समझ लीजिए 2 × 3 × √3 × √2, इस तरह से है बेटा ये, जिसको मैंने 6√6 लिखा है। ठीक है, अब बेटा 3√3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2√2 बचेगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 2√2 आ जाएगा। जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ 2√2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3√3 बचेगा, 3√3। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं, जब हम √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटा 6√2 बच रहा है, 6√2। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें ये रूट वाला जो पार्ट है, जो इर्रेशनल पार्ट है, वो सेम है, तो ये कही जाएंगी कि ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सिंगल टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, इनको सिंगल टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां कर लेते हैं ऊपर। तो ये हो गया बेटा हमारा 8√2 प्लस 3√3 प्लस 3√3 अपॉन 6√6। ठीक है बेटा, अब अगर आप चाहते हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना आप चाहते हैं तो आप यहां पर √6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको कर लेंगे। ठीक है बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री का इश्यू नहीं है, अगर आप चाहें तो रैशनलाइज करके आंसर निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी बेटा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आपके उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे या फिर कोई ना कोई और माध्यम, कोई ना कोई और तरीका हम आपको हेल्प करने का निकालेंगे। फील फ्री टू टेल योर डाउट्स, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनी इम्प्रोवाइजेशन इन मेथड, एनी इम्प्रोवाइजेशन इन एनी अदर थिंग जो कि आपके बेस्ट बेनिफिट के लिए हो। फील फ्री, नो हेसिटेशन प्लीज। अब देखो बेटा, इसके बाद में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद में जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज पर बेस्ड हैं, अब मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूंगा, कुछ और क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड cos theta. If sin theta is equal to 3/5, find cos theta. If sin theta is equal to 3/5, find cos theta. Means आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है और आपको बेटा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है।
आप जानते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है ये बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, किस ट्राइंगल के बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, उस ट्राइंगल के राइट ट्राइंगल के बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, जिसमें कि राइट ट्राइंगल होने की वजह से एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, और क्योंकि हम थीटा एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो एक एंगल थीटा होगा। अब बेटा जैसे ही हमने इस एंगल को थीटा लिख लिया तो ये वाली साइड हमारी बेटा परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई और थर्ड साइड हमारी बेटा बेस हो गई। अब यहां पर ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 3/5 है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा समझने वाली। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कंफर्मिटी के साथ, श्योरिटी के साथ हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 का कोई मल्टीपल है। परपेंडिकुलर 3 का कोई मल्टीपल है। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ और हो सकता है। 3 इंटू सम रियल नंबर, ठीक है बेटा। तो मैं ले रहा हूं, मान लीजिए ये हमारा 3 इंटू एक्स है, ये हमारा 3 इंटू एक्स है। अब ये कंफर्म है कि क्योंकि ये 3 इंटू एक्स है तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा बेटा, परपेंडिकुलर को हमने 3 इंटू एक्स लिया है तो हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो भी बेटा 5 इंटू एक्स ही होगा, वो 5 इंटू वाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 इंटू एक्स अपॉन 5 इंटू एक्स कैंसिल होने के बाद 3/5 आएगा, ठीक है बेटा। तो 3 का जो भी मल्टीपल ये है परपेंडिकुलर, 5 का वही मल्टीपल हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों की वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम बेस निकाल लेंगे। हमें मालूम है बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेटा हमारा कितना है 3x, तो 3x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। इसका मतलब बेटा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, इसका मतलब बेटा 16x स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज 16x स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज बेस विल बी इक्वल टू 4x। बेस विल बी इक्वल टू 4x, ठीक है बेटा। यहां पर एक चीज और बता दूं, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि जब भी हम स्क्वायर हटाते थे तो हम तो प्लस माइनस लिखते थे, तो प्लस माइनस 4x होना चाहिए शायद। बेटा आपको मालूम है कि बेस की जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम यहां पर पॉजिटिव 4x ही बेटा लेंगे, पॉजिटिव 4x ही हम यहां पर लेंगे, ठीक है बेटा। पॉजिटिव 4x हम लेंगे, तो ये हमारा हो गया बेटा बेस इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारा बेटा 4x हो गया है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या वैल्यूज आई हैं। ये हमारा बेटा 3x है, ये हमारा 5x है और ये हमारा 4x है। अब हमें निकालना है बेटा cos थीटा जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस तो बेटा 4x है, बेस क्या है हमारा 4x, बेस है बेटा 4x, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा है 5x। x से x कैंसिल, ये हमारा आंसर बेटा 4/5 हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज और क्लियर कराऊंगा, अगर ये क्वेश्चन हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आता है जहां हमें सारा सब कुछ करके दिखाना है तो हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमें रफ में करके सीधा आंसर निकालना है, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, या बिल्कुल एकदम वन वर्ड क्वेश्चन है जिसमें सीधा आंसर की इंपॉर्टेंस है, प्रोसेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो बेटा आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। तब आप ऐसा कर सकते हैं बेटा कि आप ये ट्राइंगल बनाएं और आप इसको 3/5 लिख लें, 3 और 5 लिख लें, 3x और 5x ना लिखें। ये बात ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बेटा रफ में अलाउड है, मैं क्लियर कट बता रहा हूं, क्योंकि साइन थीटा 3/5 होने का मतलब
हम गारंटी से ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, गारंटी से नहीं कह सकते हैं। लेकिन आंसर निकालने के प्रोसेस में अगर हम 3 और 5 लेके चलते हैं तो कुछ गलत नहीं आएगा, आंसर ठीक आएगा। तो रफ में आप ऐसा कर सकते हैं। फिर पाइथागोरस की हेल्प से बेटा ये 4 आ जाएगी, तो हमारे cos थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चे इसी तरह से करते हैं। रफ में करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि साइन थीटा 3/5, साइन थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। परपेंडिकुलर 3 हो सकता है, गारंटी नहीं है। गारंटी किस चीज की है कि परपेंडिकुलर 3x होगा, इस बात की गारंटी है। और जब ये 3x होगा तो ये 5x होगा और ये 4x होगा। ठीक है, लेकिन रफ कैलकुलेशन के लिए अगर आप x टाइप की चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, आंसर निकालने के लिए, सिर्फ आंसर निकालने के लिए इसको हम अलाउ कर सकते हैं कि आप x ना लिखें साथ में। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपने ये अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब आपने अच्छे तरीके से सीख लिया बेटा कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है तो आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देने का मतलब यह है कि राइट ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का रेशो आपको दे दिया गया है, किन्हीं दो साइड्स का रेशो आपको बेटा दे दिया गया है। और उन दोनों साइड्स के रेशो की हेल्प से, है ना, जैसे मान लीजिए रेशो आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 3/5 दिया था, तो आप एक साइड को 3x ले लेंगे, दूसरे को 5x, और तीसरी साइड आप पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेंगे। जब तीनों साइड आपके पास आ गई हैं तो फिर तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्या, वो किन्हीं दो साइड्स का, राइट ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का रेशो ही तो है बेटा। किस किस साइड का रेशो होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा टी रेशो निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि गिवन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने पास, गिवन वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वी कैन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गिवन एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी कैन फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बेटा, अब बेटा एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड cos थीटा एंड sec थीटा। अब देखो बेटा ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा दिया है, 10, किस एंगल के लिए दिया है, थीटा एंगल के लिए, तो इस एंगल को मैंने थीटा लिख लिया। इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया बेटा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये मेरा बेस हो गया। अब 10 जो होता है बेटा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है 3 का कोई मल्टीपल होगा, मान लो 3x, बेस जो है 4 का मल्टीपल होगा, उसको मैंने ले लिया 4x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप निकाल लेंगे कि हाइपोटेन्यूज आपका 5x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप cos थीटा लिख सकते हैं, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो cos थीटा आपका 4/5 हो गया, और बेटा sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये आपका 5/4 हो गया, क्योंकि x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो टी रेशोज हमने स्टडी किए हैं, 6 टी रेशोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन भी है? अब हम उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक
ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बेटा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, मैं उनको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको मैं बेटा कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहली जो मैं आइडेंटिटीज लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। ऐसे ही आप याद रखेंगे बेटा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। आपको मालूम है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है बेटा कोसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी हो गई, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से बेटा एक और आइडेंटिटी हमारे पास हो गई। क्या हो गई आइडेंटिटी? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि बेटा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। आप जानते हैं दो कोई भी रेसिप्रोकल नंबर्स हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यानी ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं बेटा, ये क्या बता रही हैं कि रेसिप्रोकल टी रेशोज जो हैं उनका प्रोडक्ट 1 है। इसलिए बेटा मैंने इनका नाम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स रखा है। इसके बाद बेटा दूसरी जो मैं आइडेंटिटीज ले रहा हूं वो ले रहा हूं स्क्वायर टाइप आइडेंटिटीज। स्क्वायर टाइप, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है ना बेटा। कौन सी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं? एक आइडेंटिटी है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई बार आपसे कहा जाता है इसको प्रूव करिए। बड़ा आसान है प्रूव करना बेटा। आपको मालूम है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और हमें उसका स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, तो ये हमने स्क्वायर कर दिया। कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका भी बेटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने बेटा इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम इनको बेटा ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो गया बेटा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया और यहां पर आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया, ये बेटा हमारा हो गया 1। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा कि दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहां अल्फा है तो यहां भी अल्फा, यहां बीटा है तो यहां भी बीटा, यहां 5 डिग्री है तो यहां भी 5 डिग्री, यहां 73 डिग्री है तो यहां भी 73 डिग्री। आई मीन टू से कि अगर मुझसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, तो मेरा आंसर होगा 1। क्योंकि अभी भी पढ़ा है कि किसी भी एंगल के लिए साइन का स्क्वायर और उसी एंगल के लिए कॉस का स्क्वायर, उनका सम 1 होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान देना बेटा कि अगर साइन 73 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री लिखा हो तो ये बेटा अगर कोई इसे 1 कहता है तो ये बात बेटा बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब इनका स्क्वायर करके ऐड किया जाएगा तभी 1 आएगा बेटा। ठीक है, ध्यान से समझिए, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इनका स्क्वायर ना करें और इनको ऐड करें तो बेटा क्या आएगा? P प्लस बी अपॉन एच। अब बेटा P प्लस बी जो है वो तो H नहीं होता ना, वो तो H नहीं होता। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, P प्लस बी H नहीं होता।
तो क्योंकि p प्लस बी एच नहीं होता तो ये h अपॉन एच नहीं आएगा, इसका मतलब ये 1 नहीं आएगा। इस बात का ध्यान देना है कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ये बेटा 1 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसीलिए बेटा मैंने इनको कहा है स्क्वायर टाइप आइडेंटिटीज, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। जैसे ये एक आइडेंटिटी आई है, उसी तरीके से बेटा और भी आइडेंटिटीज स्क्वायर वाली आती हैं। वो क्या आती हैं देखिए, देखो बेटा और क्या आती हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब बेटा कि सेक थीटा, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा हो गया, सेक, किस एंगल के लिए, थीटा के लिए, उसका स्क्वायर। और क्या लिया बेटा मैंने, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिया 10, किस एंगल के लिए, थीटा के लिए, उसका भी स्क्वायर। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो 1 आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर प्लस नहीं है, यहां पर माइनस है। ये भी बड़ा आसान है बेटा, आपको मालूम है सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा मैंने इसका स्क्वायर किया, मैंने इसका स्क्वायर किया और मैंने माइनस किया। ठीक बेटा, तो ये मेरे पास आ गया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखो ध्यान से, बी स्क्वायर मेरा एलसीएम आ गया और मेरे पास वो आ गया बेटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर होता है। तो ये बेटा इससे कैंसिल होकर के 1 आ गया। अगर यहां बेटा प्लस होता तो ये नहीं बन पाती आइडेंटिटी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कुछ नहीं होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर जब होगा तब बेस स्क्वायर आएगा। तो इसलिए यहां पर इस आइडेंटिटी में बेटा, इसलिए इस आइडेंटिटी में यहां पर माइनस आया है। ठीक है बेटा, ओके। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी हमारे पास है, वो है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये दो आइडेंटिटीज हैं जिनमें माइनस साइन आ रहा है, और वो जो पहले वाली आइडेंटिटी थी हमारे पास, ये वाली, इसमें प्लस आ रहा है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास स्क्वायर टाइप वाली 3 आइडेंटिटीज हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बेटा, अभी तक हमने 6 आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं। अभी तक बेटा हमने 6 आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, 3 तो ये वाली पढ़ी थी। अब क्योंकि 1 2 3 मैंने स्क्वायर टाइप वालों को नंबर कर दिया है, तो इनको मैं नंबर कर देता हूं बेटा 4 5 6। तो 1 2 3 हमारी स्क्वायर टाइप वाली आइडेंटिटीज हैं, और 4 5 6 हमारी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है उनको मैं कह देता हूं मिसलिनियस आइडेंटिटीज। उसमें 2 आइडेंटिटीज लिख रहा हूं बेटा, एक तो लिख रहा हूं आपको टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक लिख रहा हूं बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। आपको मालूम है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। ठीक है बेटा, इसको देखिए, कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कैंसिल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 हो चुकी हैं, ये मेरी बेटा आइडेंटिटी नंबर 7 और ये आइडेंटिटी नंबर 8। इस तरह से ये 8 आइडेंटिटीज हैं जो आपके लेवल पर आपके लिए काफ़ी हैं, सफिशिएंट हैं। इस वीडियो में बेटा इतना ही रखेंगे इन सारी आइडेंटिटीज को, और आज जो भी वर्क किया है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ध्यान से, मैथमेटिक्स बेटा कभी भी सुनने से या पढ़ने से नहीं आता है,
मैथमेटिक्स हमेशा करने से आता है। नेक्स्ट क्लास में ये जो आइडेंटिटीज वगैरह हमने डिस्कस की हैं, इनके बेसिस पर जो और भी क्वेश्चंस होते हैं और आइडेंटिटीज होती हैं, उन सबको प्रूव करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस इसके थ्रू हम करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मजे में रहिए। थैंक यू।